नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं जी कचहरी। और आज की कचहरी में उस मुद्दे पर सुनवाई जिस पर आज देश भर में बहस चल रही है। वक्फ कानून के खिलाफ मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने सड़कों पर आंदोलन का ऐलान कर दिया है और विरोध की चिंगारी बंगाल में हिंसा के रूप में देखने को भी मिली है। तो आज कचहरी का मुद्दा वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन से जुड़ा है। आज की सुनवाई में 2-3 अहम सवाल हैं। पहला सवाल कि क्या शाहीन बाग के बाद अब मुर्शिदाबाद मॉडल अपनाएंगे मुसलमान? जब मामला कोर्ट में है तो सड़क पर संग्राम क्यों? क्या मुस्लिम संगठन खुद को संसद से बड़ा मानते हैं? तो जज साहब, अगर आपकी अनुमति हो तो कचहरी की कार्रवाई शुरू की जाए। तो कचहरी में हम सबसे पहले AIMIM के नेता शोएब जमई को कटघरे में बुलाना चाहते हैं। शोएब जमई जी, प्लीज कटघरे में आए। तो इस कचहरी में दोनों पक्ष से नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में ऑडियंस भी है, वो भी सवाल जवाब कर सकती है। तो जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मुकदमे की सुनवाई शुरू करने से पहले मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। दिखाइए, प्लीज प्ले कीजिए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ को लेकर देश में कानून लागू हो गया है। इस कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सदन से लेकर सड़क तक वक्फ पर बवाल करने का प्लान तैयार हो गया है। ये तस्वीरें हैं बंगाल के मुर्शिदाबाद की, जहां वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है, जिसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति है। ये एक शहर नहीं बल्कि कई जगहों पर यही स्थिति है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है और उसके लिए प्लान भी तैयार है। शाहीन बाग के बाद अब मुर्शिदाबाद मॉडल अपनाएंगे मुसलमान। जब मामला कोर्ट में है तो सड़क पर संग्राम क्यों? क्या मुस्लिम संगठन खुद को संसद से बड़ा मानते हैं? वक्फ को लेकर मुसलमानों के बीच भ्रम किसने फैलाया? आज जी कचहरी में इसी मुद्दे पर चलेगा सबसे बड़ा मुकदमा और कटघरे में होंगे खास मेहमान। तो बने रहिए हमारे साथ। तो रिपोर्ट आप सबने देख ली। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। इजाजत है। शोएब जमई साहब, वक्फ कानून को लेकर काफी बहस चल रही है जी। और हमने बंगाल के मुर्शिदाबाद से जो तस्वीर देखी, आप लोग कह रहे हैं कि सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छी बात है, हक है आपको, लेकिन क्या यह आंदोलन के नाम पर यह हिंसा होगी क्या? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी कभी भी किसी हिंसा को समर्थन नहीं करती और हिंसक प्रदर्शन के बारे में कोई कभी ऐसा न किसी मुस्लिम संगठन ने कहा, न ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, न हमारी पार्टी इस बारे में समर्थन करती। जो भी वहाँ पे जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। हाँ, प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिल करके दिल्ली में भी प्रदर्शन किए और देश के अन्य शहरों में भी जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक अधिकार के तहत हम प्रदर्शन कर सकते हैं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी हमारी पार्टी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं और हमारा पिटीशन उसमें अभी है फाइल किया हुआ। दिल्ली MIM की तरफ से भी पिटीशन जो है आज शाम तक फाइल हो जाएगी। रही बात संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई में, हमारी पार्टी ने इस बिल के मुखालफत में अग्रणी भूमिका निभाई है और उसकी बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारे लोग, चाहे मीडिया में देख लें या फिर आम जनमानस में, अभी तक बिल को लेकर कोई बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। दोनों पक्ष में यहाँ से लोग समझ ही नहीं पा रहे कि क्या है। बहुत सरल शब्दों में इसको समझाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ेगा मैं उन सरल शब्दों में समझाने की भी कोशिश करूँ। हमारे लॉ कानून के जानकारी मामला, अब शोएब जमई साहब, अब ये मामला कोर्ट में है। एक पिटिशनर आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। जब मामला कोर्ट में है तो फिर सड़क पर संग्राम क्यों? देखिए, जाने दीजिए कोर्ट का फैसला। समाजवादी आंदोलन के एक बहुत बड़े नायक रहे हैं राम मनोहर लोहिया। उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। सड़क लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें एक बहुत बड़ा रोल किरदार अदा। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में विपक्ष में होती है वहां सड़क पर प्रदर्शन करती है। जब भारतीय जनता पार्टी बंगाल में प्रदर्शन करते हुए यही टायर जलाते हुए, गाड़ियां तोड़ते हुए और सबकी तस्वीरें दिखती है, तब तो आप नहीं पूछते कि ये कौन सा उनका मॉडल है।
जब भारतीय जनता पार्टी झारखंड के अंदर रांची में यहाँ से पुलिस वालों को मार रही थी, उसके कार्यकर्ता जब मार रहे थे और सड़क पे यहाँ से उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, तब तो आपने नहीं कहा कि ये बीजेपी का कौन सा मॉडल है। आपको शायद पता होगा कि बीजेपी इसी सड़क के आंदोलन से 2 सीट से 3 सीटों जब आंदोलन के नाम पर हिंसा हुई है, जब आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ हुई है, जब आंदोलन के नाम पर दंगा फैलाया गया है, तब हमने वो खबर दिखाई है और सवाल भी किए। बहुत तो अच्छी इसका मतलब आप आंदोलन के नाम पर हिंसा को जायज ठहरा देंगे? बिल्कुल नहीं ठहराएंगे। देखिए, शाहीन बाग आंदोलन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन 2020 में हुआ, मैं उसका प्रमुख हिस्सा था। हाँ। 102 दिनों तक लगातार हम लोग वहां पे रहे। मैं दिल्ली के और हिस्सों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उस एरिया की बात कर रहा हूं, उस शाहीन बाग। हमारा शुरू से मौकूफ था कि हम ना पुलिस के साथ कोई झड़प चाहते, ना ही एक पत्थर उछलेगा। 104 दिनों में कोई ऐसा एक इंस्टेंस आप दिखा दीजिए कि शाहीन बाग आंदोलन के दौरान उस हिस्से में कोई हिंसा हुई, लेकिन कोई बाकी हिस्सों में तो हुआ। भाई, मैं हर जगह की जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं ना। यूपी में हो गया, दिल्ली के दूसरे हिस्सों में मैं कह रहा हूं हिंसा फैल गई, कई लोगों जगहों की पे मौत हुई, उसके अनेक पुलिसकर्मी घायल हो गए, कारण होंगे। लेकिन आज शाहीन बाग आंदोलन को कम से कम इतनी बात के लिए तो जरूर होगा कि हमने उस हिस्से में तो मैं आपसे यही समझना पुलिस चाह से रहा एक हूं, झड़प तक कि क्या ये शाहीन बाग मॉडल की तर्ज पर आंदोलन चलेगा या मुर्शिदाबाद मॉडल की? देखिए, शाहीन बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, कोई भूभाग नहीं है। शाहीन बाग एक कॉन्सेप्ट है विरोध का, एक बड़ी शक्तियों के सामने अपने अधिकारों की, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ने के लिए जब आप साहस जुटा पाते हैं, वरना बहुत मुश्किल होता है। इतनी बड़ी शक्ति है और आप साहस कौन करेगा यहां से? कभी जैसे भारतीय जनता पार्टी भी कभी साहस करती थी 1990 के दौर, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये साहस और विरोध का वो स्वर है। दूसरी बात, मैं आपको, चूंकि वक्फ से रिलेटेड एक बात है, जो संशोधन 2013 में वक्फ पे हुए थे, जिसके बारे में आज बीजेपी कह रही है कि नहीं भाई वो तो गलत थे, तुष्टीकरण था, फलां था, ढिमकाना था। तो 2013 के वक्फ संशोधन के समय में तो लाल कृष्ण आडवाणी जी और जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेत्री सुषमा स्वराज जी ने तो ओवरवेलमिंग उसको सपोर्ट किया था। तो क्या आज मोदी जी, योगी जी या जो भी बीजेपी की नेता उनसे बड़े कद के हो गए? तो मुझे बताइए, शोएब जमी साहब, तो आप खुद को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। नहीं, शोएब जमी साहब, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है, लेकिन फिर वो कौन लोग हैं जो इसके समर्थन में आ रहे हैं? मैं कुछ बयान आपको सुनाना चाहता हूं। वो कौन लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं? प्लीज बयान दिखाइए। उनको खुद ही नहीं पता है, उन्होंने बिल तक। भारत के तमाम शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूं और फिर मैं आम मुसलमानों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल से किसी को कोई खतरा नहीं है। हमारी तमाम मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, इन तमाम मजहबी मकामात को किसी तरीके से कोई खतरा लाहिक नहीं है। सरकार पार्लियामेंट में खड़े होकर अधिकारिक तौर पर बयान दे रही है, भारत सरकार, कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, कोई आपकी मस्जिद, दरगाहें नहीं छीनी जाएंगी, इमाम बाड़े नहीं छीने जाएंगे। तो हमें उस ऑथेंटिक बयान को, आधिकारिक बयान को मानना चाहिए। और जो जज्बात भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये गलत है सरासर। ये लोग तो स्वागत कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये जो दूसरे महाशय थे, जो अजमेर दरगाह के खादिम खुद को कहते हैं, ये वहाँ पे एक सरकार द्वारा अपॉइंटेड एक दीवान, जिनको सरकारी तनख्वाह मिलती है, उनके बेटे हैं और हर साल सरकार 1.5 करोड़ रुपये इनको देती है। जिस जगह से तनख्वाह आ रही हो सरकार की तरफ से, क्या आपको लगता है कि वो उसका समर्थन करेंगे या मतलब उसके विरोध में जाएंगे? तो मतलब इनको वक्फ और इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, अभी आपने बरेलवी साहब को क्या कहेंगे? उनको कौन तनख्वाह देता है? अरे आप छोड़िए, वो खुद यहाँ से वक्फ बरेलवी साहब के बारे में बोलिए ना। उनके बहुत सारे आप बयानात पहले भी देखेंगे, उन्होंने सलमान खान के ऊपर उल्टे पुल्टे यहाँ से, और उसके बाद एक हवा देते हैं और अब यहाँ से उसके समर्थन में आ गए। देखिए, क्रेडिबिलिटी क्या होती है समाज, देखिए मैं आपको बताऊँ, समाज की क्रेडिबिलिटी जिसके पास है, समाज जिसको एक्सेप्ट कर रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑरा है ना मुस्लिम समाज के अंदर, वो बहुत बड़ा है। चाहे मजलिस MIM आज दिल्ली के अंदर सिर्फ 2 सीटों पर 75,000 वोट लाई है, सिर्फ 2 सीटों पर। पहली बार हम विधानसभा चुनाव लड़ रहे तो सिर्फ पूरे देश के अंदर किस तरीके से एक जनमानस का समर्थन होता है मजलिस को, या फिर आप, ये एक एक्सेप्टेबिलिटी है।
आप एक्सेप्टेबिलिटी को दरकिनार करके कह रहे हैं कि नहीं भाई 2 आदमी ने कर दिया। जिन लोगों ने कह दिया, अगर आप उनका यहाँ से कोई मुस्लिम समाज के अंदर कोई कार्यक्रम करवा के दिखा दे तो मैं मान लूंगा। आप तो कह रहे हैं कि एक को सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, तो साहब आप उनके बारे में कहना क्या? बरेलवी साहब के साथ आप कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं? वजाहत कासमी जी हमारे साथ हैं। वजाहत कासमी जी ये कह रहे हैं कि जो लोग इसका स्वागत कर रहे हैं, दरअसल में उनको इल्म नहीं है वक्फ के बारे में। नहीं, इनको क्या इल्म है वक्फ के बारे में? मैं कह रहा हूँ 70 सालों में, चलिए मोदी जी को आप समझ लीजिएगा कि मोदी जी ठीक नहीं कर रहे हैं इनकी नज़र में। 70 सालों में जितना करप्शन बोर्ड के साथ हुआ है, हाँ। जितनी नाइंसाफियां हुई हैं, 70 सालों में मिस्कीनों को, गरीबों को कुछ दिया हो। मैं कह रहा हूँ सब चीज़ों पर छोड़कर ये इस पर बात करें कि 70 सालों में हुआ क्या है। ये अपनी मुस्बत बात, पॉजिटिव बात पहुंचाएं कि हमने 70 सालों में ये किया था और ये रुक जाएगा। आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर लूट खसोट बिल्कुल, चल रहा था, करप्शन हाँ, चल रहा था। ये कहेंगे कि वक्फ बोर्ड के नाम पर सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, माशाअल्लाह चल रहा था। मैं कह रहा हूँ ये बताएं कि 70 साल में ये अच्छा हो रहा था और ये मोदी जी ने रोक दिया, तो हम विरोध करते हैं, हम भी इनके साथ खड़े हो जाएंगे। देखिए 1955, 1995, 2013 इन दौरों में कई बार संशोधन वक्फ कानून के तहत हुए और कई बार संशोधन के दौरान बीजेपी विरोध में रही, कई बार सपोर्ट में रही, कई बार जनता भी विरोध में रही, फिर सपोर्ट में भी आई। कई संशोधन हुए। ऐसा नहीं है कि दूसरी राज्य सरकारों ने संशोधन नहीं किए, इवन कि राज्य वक्फ एक्ट में भी यहाँ से चेंजेस हुए हैं। लेकिन ये विरोध इस पार्टिकुलर टेन्योर में अभी क्यों हो रहा है? उसके मूल 2 कारण हैं। एक बहुत बड़ा क्लॉज है वक्फ के अंदर, वक्फ बाय यूज़र। जो वक्फ बाय यूज़र है ना, इसको डाइल्यूट करने का मकसद है कि जो टाइम इमेमोरियल से जो इबादत गाहें, जो आम मुसलमान, गरीब पासमानदा हो या कोई भी हो, जैसे कब्रिस्तान हो गया, 17% लगभग वक्फ की प्रॉपर्टी उसमें, दरगाहें हो गई, मस्जिदें हो गई, उनको आपने एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया कि कोई भी इस पे एक संदिग्ध की रिपोर्ट डाल करके उसको विवादास्पद बनाया जा सकता है। और इसमें कई संगठन, मसलन संभल में किसी ने अगर कोशिश की, जैसे आपको पता है अजमेर दरगाह के अभी दीवान साहब कह रहे थे, ये मैं नहीं मानता। अभी अजमेर के अंदर क्या हुआ, एक संगठन पहुंच गया, उसने कहा कि भाई ये हमारी मंदिर है, अब यहाँ हंगामा करना शुरू। ऐसी जगह जगह कई इस वक्फ बाय यूजर को डाइल्यूट करने के लिए, मैं अपनी बात कंप्लीट, मेरी बात का जवाब तो नहीं दिया। वक्फ बाय यूजर को डाइल्यूट करने का मतलब है वो पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। वक्फ बाय यूजर को, वक्फ बाय यूजर को इसे खत्म कर दिया गया। वक्फ बाय यूजर को ये और मकसद की बात कर रहे हैं। हाँ, वक्फ बाय यूजर को ये लोग जेपीसी के चेयरमैन से मिले, खुद जमीयत के लोग मिले और उस पर पूरी चर्चा हुई है। और वक्फ बाय यूजर के लिए अमित शाह ने पार्लियामेंट में क्या कहा वो आइए सामने। और बिल मैं तो पीडीएफ लेके आया हूँ, बिल की कॉपी लेके आया हूँ। अब ये बताइए कि वक्फ का मकसद जो है गरीब मजलूमों के लिए, सहायता के लिए, उनके कल्याण के लिए, क्या ये सब कुछ बेहतर चल रहा था? और अगर बेहतर चल रहा था तो क्या ये उसके खिलाफ जा रहा है? कई लोग तो स्वागत में खड़े हैं, कह रहे हैं अब जाकर हक मिलेगा गरीब मजलूमों को। देखिए, हकीकत में वक्फ था उन गरीब मुसलमानों के लिए, पिछड़े हुए वर्ग के लिए, जो कि अपनी खुद की सहायता नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमने ये देखा है कि इस बिल का समर्थन सभी लोगों ने किया है। लेकिन पहली चीज, शोएब साहब नहीं कर रहे हैं। मैं वो ना करे, वो उनका अधिकार है ना करे, पर जो बात है, तत्व है, उसको सच्चाई से सामने तो रखिए। आप जब जाते हैं दरगाह के बाहर, आप देखते हैं जितने भी मजलूम गरीब व्यक्ति होते हैं या हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, उनके ट्राईसाइकिल के पीछे कौन से वक्फ बोर्ड का नाम लिखा होता है? वहां तो एनजीओ के नाम लिखे होते हैं। दूसरी चीज, कौन सी बहनें हैं, बेवाएं हैं जिनको वक्फ बोर्ड के तहत मिले हैं कोई भी पेंशन या उनके बच्चों के लिए तालीम के इदारों के लिए मुफ्त तालीम मिली हुई है? कोई भी नहीं मिले। आज तक तो गरीब पिछड़ा हुआ मुसलमान को ये नहीं पता था कि वक्फ के तहत हमारी ये सहायता हो सकती थी। अभी तो जागरूकता बढ़ी है। पूछ लेता हूं, क्या वक्फ को लेकर के जो अपील की जा रही है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि 2 महीने का एक बड़ा आंदोलन, एक मुहिम चलाई जाएगी, सड़कों पर उतरेगा मुसलमान? बिल्कुल बिल्कुल उतरने के लिए तैयार है। अगर हमारे उलमा इकराम हमें अगर आवाज देंगे तो हम बिल्कुल सड़कों पे आएंगे, सड़कों पर बिल्कुल आएंगे। कुछ लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं सीए जैसा प्रोटेस्ट और हिंसा तो नहीं होगी। मुर्शिदाबाद में हमने देखा कि वहां पर प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा हुई। आप बार बार एक बात नाम या इस्तेमाल कर रहे हैं, शाहीन बाग। तो मैं आपको क्लियर ये बता दूं कि शाहीन बाग एक ऐसा मॉडल है जिसने पूरे दुनिया को ये दिखाया कि किसी भी आंदोलन को किस तरीके से शांति से किया जा सकता है। शाहीन बाग वो चीज़ है। ठीक है, आप कह रहे हैं शाहीन बाग मॉडल। हाँ जी साहब। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू, मैंने अभी तो पूछा नहीं, आपने पहले थैंक यू कर दिया जी। हाँ जी साहब।
क्या वक्त, अच्छा आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? मैं प्रत्युष जी चलिए आपको- मैं ठीक है, मैं इधर कामरान साहब आपसे समझना चाहूंगा, क्या प्रोटेस्ट के नाम पर हिंसा सही है? देखिए, रगों में बहते रहने के हम नहीं हैं कायल, और लहू जब आंख से ना निकले तो वो लहू क्या है। इस वक्त जो है जो हाल की बात क्यों कर रहे हैं कामरान साहब? जो हाल इस वक्त जो है मुसलमानों का हो गया है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है चैन से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस वक्त जो है लोगों को जो है सड़क पे उतर जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं कामरान मैं साहब? तो सर पूरी बात करेंगे, मुसलमान चैन से सांस नहीं ले रहा है, नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं ले ले रहे पा हैं रहा यहाँ है, पर, नहीं ले बात पा रहा कर है, रहे हैं, गोलियां खा रहा है चर्चा कर सीने रहे पर, हैं, चर्चा हम कर रहे हैं। गोलियां खा रहा है सीने पर। हमारे जो है कहते हैं 5 भाई संभल के सीने पर गोलियां खाई हैं उन्होंने, और पुलिस की गोलियां हैं वो, और जो है सारा एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि उन्होंने आपस में गोलियां मारी हैं। और मुझे शिकायत है जो कहते हैं जनाब से कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब और जनाब और जो संभल के चेयरमैन साहब हैं, वो अभी तक उन्होंने जेलें क्यों नहीं भरी हैं अभी तक? साथ में जो है 1000 लोगों को लेके जाके, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को लेके जाके जेलें भर देनी चाहिए थी इस वक्त। लीजिए शोएब साहब। नहीं, मैं उनके जज्बात का बहुत कदर करता हूँ, और इन्होंने एक बात सही बोली कि ये एक ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जहाँ पे ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना एक एजेंडा बनाया है कि टाइम टू टाइम हमें तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने वाली जो मामले हैं ना, मैं ये कहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन किसी करप्शन में करना, ये कि करप्शन बहुत ज़्यादा है, एक इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए और उसमें रेक्टिफिकेशन करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप वक्फ को जो उसके कड़े कानून, जैसे प्रावधान थे 5 साल की सजा के, आपने उसको 2 साल कर दिया, 6 महीना कर दिया, बेल के प्रोसेस, तो भाई आप करप्शन को और बढ़ा रहे हैं या करप्शन को घटा रहे हैं? आप स्ट्रिंजेंट जितने भी उसमें कानून थे जिससे वक्फ की प्रॉपर्टीज और महफूज हो सकती थी, आपने उसको कमी कर दिया। अब सुनिए, देखिए क्या होता है, ये कहते हैं, अभी मैं सुन रहा था कि भाई गरीब मुसलमानों का, नहीं 30 सेकंड, गरीब मुसलमानों का हम भला करने जा रहे हैं, मोदी जी मुसलमानों को भला करने जा रहे हैं उनसे लेकर के। पहली बात तो भाई साहब, आपकी जो दुश्मनी से ज़्यादा दोस्ती से डर लगता है, मेरा दिल ये कहता है कि हाँ अच्छा हो सकता है ये मुसलमानों को भला करने का सोच रहे होंगे, बहुत मतलब नेक ख्याल है, लेकिन दिमाग ये कहता कि ये वही पार्टी है जो मुस्लिम महिलाओं के हिजाब के ख़िलाफ़ थी, ये वही पार्टी है जो मुस्लिम नौजवानों के सीनों पर गोलियां दागने वाली थी, ये वही पार्टी है जो मुसलमानों को डेमोनाइज करने के लिए न जाने कितने हथकंडे अपना चुकी है, ये वही पार्टी है। फिर ये हित की बात कहां से करेंगे? ये वो है जो सरकारी जमीन, लेकिन जैसे अयोध्या में, कि ये बहुत सारी चीजें आप अज्यूम कर रहे हैं। नहीं, अज्यूम नहीं कर रहा है कि ऐसा हो जाएगा। अच्छा पता ही क्या इस कानून में क्या लिखा है कि जितनी भी पंजीकृत संपत्तियां वक्फ बोर्ड की सब छीन ली जाएंगी? आपने उसकी स्क्रूटनी का जो इसको कलेक्टर को जो हक दिया है, ये आप देखिएगा कैसे पेंडोरा बॉक्स खेलेगा। उससे पहले भी ऑटोनोमस बॉडी नहीं थी, तब भी यहां से डीएम उसमें थे। को कहा जाएगा तो कागज तो होना चाहिए ना। 100 साल पुरानी मंदिरों और 1.5 साल पुरानी मंदिरों के कागज सब दिखा देंगे, दिखा देंगे सारे। जो पुलिस स्टेशन में जो मंदिर बने हैं उसके कागज मिल जाएंगे, जो डीडीए के पार्क में जो मंदिर बने हैं उसके मिल जाएंगे। हम तो कभी नहीं मांगते, हमारे लिए ये धर्म प्रधान देश है, संविधान से चलता है, लेकिन हम सबकी कदर करते हैं। सवाल ये है कि आप इसके लिए पेंडोरा जाएगी, जिसका जो मन करेगा वहां पर वो कब्जा करके कुछ भी बना लेगा, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा हो। हो रहा है, कागज नहीं दिखाएंगे। सर मैं इसका जवाब, संभल में क्या हुआ सुन लीजिए, आपने इसमें कागज की कोई बात ही नहीं हुई। अभी भी रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का वक्त सरकार की तरफ से है, खुला हुआ है। आप जाकर के बोर्ड की प्रॉपर्टी का रजिस्टर करा लीजिए। वो कह रहे हैं इतनी पुरानी जमीनें 300-400 साल कहां से कागज लाएंगे? उनको तो कहना है ना, वो तो सीए में बता रहे थे कि तुम्हारी नागरिकता छिन जाएगी, डिटेंशन कैंप बने हुए हैं, वहां चले जाओगे। ट्रिपल तलाक पर बता रहे थे कि आसाम में नहीं, तो खर्चा कौन उठाएगा? नहीं है, कोई डिटेंशन कैंप नहीं है आसाम में, गलत बयानी मत करिए। कोई 10 साल में क्या मोदी जी का कोई अच्छा ऐसा काम ही नहीं जो इन्होंने सपोर्ट किया हो? भाई कोई तो बताइए, इन्होंने देश के लिए कोई कानून आया हो, किसान के लिए आया हो, मुसलमान के लिए आया हो, सबको मजहब में बांटा है और सब में नफरत फैलाई है और सब में शाहीन बाग की धमकी दी है, सब में कोई नहीं छोड़ा। प्रोटेस्ट करना अधिकार है, बात सच है, लेकिन क्या जो ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके बहाने सड़क पर हंगामा, हिंसा वो देखने को मिलेगा? देखिए, आपने प्रत्युष जी सबसे पहले आपने जब इंट्रोडक्शन दिया तो एक बड़ी अच्छी बात कही कि क्या ये देश की संसद ने कानून पास नहीं किया, तो संविधान भी हम लोगों ने इस देश के जो अंगीकृत किया है, और उसी संविधान के तहत जो है 1954 का फैक्ट बनाया गया था
और 1995 में उसे अमेंड करके वो वक्फ एक्ट भी बनाया गया था। तो जहाँ तक एक गलतफहमी ये फैलाई गई है कि वक्फ जो बोर्ड होते हैं वो मुसलमान होते हैं, तो ये गलतफहमी तो दूर करने की ज़रूरत है कि वक्फ बोर्ड सरकार के अधीन होते हैं, वो कोई प्राइवेट ऑटोनोमस एनजीओ नहीं है, सोसाइटी नहीं है। तो सबसे पहले तो एक ये गलतफहमी दूर की जाए। दूसरी बात आपने ये कही कि क्या जो हालात बिगड़ेंगे या कोई भी प्रोटेस्ट होंगे, तो देखिए इसी संविधान के अंदर आर्टिकल 19 में आप पढ़ लीजिए और 19(1)(a), (b), (c), (d), (e), F तक आप चले जाइए। इसमें जज साहब यहाँ बैठे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ये भारत के हर नागरिक को वो अधिकार देता है कि अगर वो कहीं भी उसका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई भी, जैसे आप देखेंगे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक सेपरेट एक्ट है, तो उनको बिल्कुल सेपरेशन दिया गया है। वक्फ बोर्ड को कभी इस तरह से आज़ाद किया ही नहीं गया। होना तो ये चाहिए था कि 10 साल तक सरकार ने क्या किया, अभी हमारे बंधु कह रहे थे पड़ोस में कि 70 साल में क्या हुआ, एक्चुअल में 10 साल में पीछे सरकार ने क्या किया, क्या कोई सर्वे कराया, क्या किसी जगह पर उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर जो धांधलियां हुई थी, किसी एक भी सीओ के जो एडीएम लेवल का ऑफिसर होता है उसके खिलाफ कभी कोई एफआईआर कराई गई? जहां जहां जिस पार्टी की सरकारें हैं उसमें उनके चेयरमैन होते हैं, एमएलए होते हैं, क्या उनके खिलाफ कोई एफआईआर? समय आ गया है जज साहब के फैसले का। जज साहब, आपका फैसला। मेरा ये कहना है कि आपको अगर इसका विरोध करना है तो कानूनी तौर से विरोध कीजिए और इसका प्रदर्शन हो वो शांतिपूर्वक होना चाहिए और हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा किसी चीज़ का समाधान नहीं है। मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए और दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि हमें हमारा पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि देश में शांति बनी रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कचहरी में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ। अब खबरों का आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी मलिका।